हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्लेन मिरर के अंतर्गत कुछ नॉमिनल्स बताए थे और उससे रिलेटेड हमने बहुत ही मुख्य बातें करी थी। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। अब हम लास्ट वीडियो में यदि दो दर्पणों के बीच सतकोण थीटा हो तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आपको समरूपता की दिशा के बारे में बता दिया था कि जब समरूपता की दशा हो, समरूपता की स्थिति हो, तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकाले थे। हमने वहां पर पढ़ा था n बराबर 360/θ-1। उस स्टडी में हम आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं यदि असमरूपता की स्थिति हो तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो हम यदि दो दर्पण थीटा कोण पर रखे हो, यदि दो दर्पण थीटा कोण पर रखे हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। यदि दो दर्पण थीटा कोण पर रखे हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था n बराबर 360/θ-1, जहाँ थीटा दोनों दर्पणों के बीच का कोण है। लेकिन ये जो स्थिति थी हमने आपको बताया था कि ये सममित रूप के लिए वैलिड होती है, सममित रूप के लिए ही वैलिड है, सममित रूप के लिए ही वैलिड है। ये जो फॉर्मूला है n बराबर 360/θ-1, ये सममित रूप के लिए वैलिड है। सममित का मतलब है जब वस्तु दोनों दर्पणों के बीचों बीच रखी हुई है। मान लीजिए कोई दो दर्पण है किसी एंगल पर रखे हुए और इनके बीच में एक वस्तु रखी हुई है। वो वस्तु इस तरीके से रखी हुई है कि जब हम इस एंगल को तोड़ते हैं, मान लीजिए 90 डिग्री है, अगर वस्तु इस दर्पण के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बना रही है और इस दर्पण के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तब मानते हैं कि वस्तु बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई है, तो ये सममित का केस होता है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले असममित का केस, मतलब जब वस्तु ऐसे रखी जाए बीच में कि भाई इधर का एंगल तो 45 है, इधर का एंगल 44 है, मतलब जब हम एंगल का विभाजन करते हैं वो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं होता है। ये जो दशा होती है ये असममित फॉर्म होता है। और जब एंगल बराबर बराबर रूप में बटा होता है, जैसे 90 है 45 में बटा 45 में और यहाँ वस्तु रहती है, तो ये सममित फॉर्म होता है। आज हम असममित फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पढ़ने से पहले मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा एंगल है जिससे ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। मान लीजिए आपके पास थीटा बराबर 50 डिग्री आ गया, यदि दोनों दर्पणों के बीच कोण 50 डिग्री है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालोगे आप, हमें पता है n बराबर 360/θ, थीटा क्या है 50, और सममित रूप में बोला हुआ है, सममित रूप में ये फॉर्मूला लगा दो n बराबर 360/θ-1। अब 50 से आपने इसे भाग दिया, 5 सते 35 लगा दिया पॉइंट, 5 दूनी 10 -1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 6.2। लेकिन आप तो आंसर तो पॉइंट में आया हुआ है, यानी 6.2 का मतलब है कि 6 इमेज तो पूरे बने हुए हैं और जो 7वां प्रतिबिंब बन रहा है ना वो बिल्कुल धुंधला है, अधूरा है, उसकी स्टार्टिंग नहीं हो रही है बनने की। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर 6 होगा कि बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या 6 होगी, क्योंकि 7वां प्रतिबिंब पूरा नहीं बना है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए सममित फॉर्म में तो आप तो करना क्या है, जो ऑप्शन 6 है वही आप तो राइट कर देना है। 6.2 गलत हो जाएगा, 7 भी नहीं करना है क्योंकि 7 ही हमारी इमेज पूरी नहीं बनी है। तो ऐसे आप तो सममित फॉर्म में करना है। अब हम देते हैं असममित फॉर्म, जब दोनों दर्पण एग्जैक्ट जब हम डिवाइड करते हैं तो दोनों दर्पण के बीच का कोण अलग अलग हो जाता है। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर दोनों दर्पण के बीच में रखी हुई थी। अब हम देते हैं असममित रूप, असममित में कैसे निकाला जाता है असममित फॉर्म। असममित रूप के लिए फार्मूला होता है n बराबर 360/θ, और सममित असममित वो आपको क्वेश्चंस में बोल देता है, आपको घबराना नहीं है। वो बता देगा कि यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो सममित की स्थिति है, सममित रूप है, तो आपको प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर वो बोलता है असममित फॉर्म में है, दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है और ये दोनों असममित रूप में वस्तु रखी हुई है इनके बीच में, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उनका फार्मूला हो जाएगा n बराबर 360/θ। लेकिन जब आप इसे सोल्व करें तो ओड नंबर आना चाहिए, ओड नंबर यानी तो विषम संख्या आनी चाहिए, विषम संख्या आनी चाहिए। तो असममित की दशा में फार्मूला होता है 360/θ।
और विषम संख्या आनी चाहिए। जब आप इसे सोल्व करते हो विषम संख्या आनी चाहिए, तब आपका आंसर जो है राइट होगा असममित फॉर्म में। वहां पर सममित फॉर्म में तो ये फॉर्मूला वैलिड था 360/θ - 1। असममित फॉर्म में 360/θ फॉर्मूला होता है, लेकिन विषम संख्या आनी चाहिए। मान लीजिए हमारे पास विषम संख्या नहीं आई, असममित रूप में हमने सोल्व किया, हमारे पास विषम संख्या आई, सम संख्या आ गई, मान लीजिए 6 आ गई, तो हमें अपनी तरफ से इसे विषम संख्या बनाने के लिए इसमें से एक कम करना है। 6 में से एक कम कर दिया हमने 5, इससे हमेशा एक कम करना है, तो 5 प्रतिबिंब हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 दर्पण है हमारे पास, ये 2 दर्पण मान लीजिए 60 डिग्री के अंतर पर रखे हुए, 60 डिग्री, ये भी प्लेन मिरर है और ये भी प्लेन मिरर, ये 2 दर्पण 60 डिग्री के अंतर पर रखे हुए और इनके बीच में एक वस्तु रखी हुई है, और बोला है क्वेश्चन में कि असममित रूप में स्थित कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो। तो आप तो करना क्या, फार्मूला क्या है हमारे पास, n बराबर 360/θ, n बराबर 360/θ, थीटा कितना है 60, काट दो इसे, 6 × 36, हमारा आंसर तो 6 आएगा। लेकिन उन्होंने बोला है सवाल में असममित की दशा है, जब असममित की दशा है हमारा आंसर तो फॉर्मूला तो ये होता है 360/θ, लेकिन हमारा आंसर जो आना चाहिए ना ओड संख्या, विषम संख्या आनी चाहिए, तभी आपका आंसर राइट होगा। 6 तो सम संख्या है, हम क्या करते हैं अपनी तरफ से एक माइनस करना होता है विषम संख्या बनाने के लिए, एक जोड़ना नहीं है, आप तो याद रखना है हमेशा एक माइनस करना है। तो 6 में से एक माइनस करो 5। तो जब वस्तु 60 डिग्री के अंतराल पर दर्पणों के बीच रखी गई है असममित फॉर्म में, तो उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, ये आपको याद रखना है। एक दूसरा क्वेश्चन छोड़ लेते हैं। मान लीजिए 2 दर्पणों के बीच का कोण, मान लीजिए 2 दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, मान लीजिए 2 दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री है और एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, और उसने बोला है कि असममित रूप में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, असममित रूप में, असममित रूप में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे इस वस्तु के। यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री है और ये असममित फॉर्म में इनके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है उस सवाल के लिए, n बराबर 360/θ ही है भाई, 360/θ, क्योंकि उसने बोला असममित फॉर्म के लिए, और 360/θ, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 360/θ की बात क्या है 90 डिग्री, 9 × 36 4 आ जाएगा। लेकिन उसने बोला है असममित फॉर्म के लिए, तो हमें तो ओड संख्या लानी है, विषम संख्या लानी है, तो अपनी तरफ से हमेशा एक कम करना है, इसमें से 4 में से 3, बस इस कंडीशन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वो सममित फॉर्म बोलता, सममित फॉर्म, तो तब अभी आपका आंसर कितना होता, तब भी आपका आंसर 3 ही होता इस कंडीशन में। तो क्योंकि कल हमने आपको बताया था जब 2 दर्पण 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हो, सममित का फॉर्म हो, तो उसमें भी 3 ही आता। लेकिन अगर विषम सममित का फॉर्म बोले वो, या फिर असममित रूप में बोले, तो उसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि हमें तो इसका आंसर ओड संख्या लाना है असममित फॉर्म में। और यदि आपका आंसर ओड संख्या नहीं आता है, सम संख्या आता है, तो आप तो अपनी तरफ से एक माइनस करना है, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई होगी। इस पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से नोटल बनते हैं 360/θ - 1 आपको याद रखना है सममित रूप के लिए। और यदि वो आपसे बोलता है असममित रूप के लिए, तो उसका फार्मूला होता है n बराबर 360/θ। लेकिन जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एक विषम संख्या आनी चाहिए, यदि सम संख्या आती है तो हमें प्रयोग से एक माइनस करना है, वो आपका राइट आंसर होता। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और देख लेते हैं और क्या आता है। देख लियो हम प्लेन मिरर का ही पोस्टमार्टम कर रहे हैं। प्लेन मिरर की आज जैसे तीसरी या चौथी क्लास है, एक क्लास और आ सकती है इस पर, तो पूरी डीपली हम पढ़ रहे हैं। 10th प्लस एडवांस फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, जो 10th प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे थे वो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th के अंतर्गत। ये हमने 2 दर्पणों के बीच था कोण को देखा, यदि 2 दर्पण किसी एंगल पर रखे हुए तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। अब हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा था जब हम आपको परावर्तन पढ़ा रहे थे। हमारे पास ये तो समतल दर्पण था, समतल दर्पण, समतल दर्पण, इस पर जो प्रकाश किरण आई उसको हमने सबसे पहली वीडियो में आपतित किरण कहा था। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और ये जिस बिंदु पर आती है ये आपतन बिंदु, जो किरण सतह से टकराने के बाद वापस परावर्तित हो जाती है, वापस चली जाती है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यदि आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी आप तो ये पता होगा।
और हम यदि हम सतह पर परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन डालते हैं, परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन, उसे हम कहते हैं नॉर्मल एन, नॉर्मल अभिलंब। और अभिलंब और आपतित त्वरण के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित त्वरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। और परावर्तन के नियम से थोनाई बराबर थोनार होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो दर्पण है, यदि इस दर्पण को मैं थीटा कोण पर घुमा दूं, ये दर्पण ऐसे रखा हुआ था, इस दर्पण को मैंने क्या किया, इस दर्पण को मैंने थीटा कोण पर घुमा दिया ऐसे, भाई दर्पण ऐसे रखा हुआ था, इसको मैंने ऐसे थीटा कोण पर मोड़ दिया, थीटा कोण पर घुमा दिया, अब ये दर्पण ऐसे हो जाएगा, अब ये दर्पण ऐसे हो जाएगा। तो जब मैं दर्पण को थीटा कोण पर घुमाता हूं तो अभिलंब भी थीटा कोण पर घूम जाएगा, ये अभिलंब यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मल हमेशा दर्पण के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो 90 डिग्री के एंगल पर ही रहना चाहिए। तो जैसे आपने दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया, जैसे ही आपने दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया, तो ये नॉर्मल भी थीटा कोण पर घूम जाएगा, क्योंकि वह 90 डिग्री का एंगल दर्पण से बनाता है। अब कंपटीशन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण किस कोण पर घूम जाती है। तो आपको याद रखना, यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाता है तो अभिलंब थीटा कोण पर घूमता है, लेकिन परावर्तित किरण, यह परावर्तित किरण यहां थी, अब यहां आ गई, लेकिन यहां से यहां तक ये परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। आपको याद रखना है, परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, 10th में नहीं है ये चीजें। यदि हम दर्पण को थीटा कोण पर घुमाए तो परावर्तित किरण कितने कोण पर घूम जाती है, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है और अभिलंब थीटा कोण पर घूम जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कर दे, लिख दे मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट में लिखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए, यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए, लेकिन जो ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण, इसको हमें स्थिर रखना है, हमें आपतित किरण में कोई भी चेंज नहीं करना है। यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, स्थिर रखते हुए मतलब आपतित किरण में हमें कोई भी चेंज नहीं करना, आपतित किरण को इधर उधर नहीं लाना है। यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, तो अभिलंब भी थीटा कोण पर घूम जाता है, तो अभिलंब भी थीटा कोण पर, तो अभिलंब भी थीटा कोण पर घूम जाता है, घूम जाता है। लेकिन परावर्तित किरण, लेकिन परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है, 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। अब तो ये पॉइंट याद रखना, जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, मान लीजिए ये तो फिर वो लैंग्वेज ही देगा, यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो अभिलंब और परावर्तित किरण कितने कोण पर घूम जाएगी, तो अभिलंब भी थीटा कोण पर घूम जाएगा और परावर्तित किरण 2 थीटा एंगल पर घूम जाएगी, ये फिर वो क्वेश्चन बोल देगा। यदि दर्पण को क्वेश्चन कैसे बोलेगा, यदि दर्पण को न्यूमेरिकल दे देगा, यदि दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए, यदि दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है तो अभिलंब और आपतित किरण कितने एंगल पर घूम जाएगी, तो अभिलंब और सॉरी परावर्तित किरण, तो अभिलंब और परावर्तित किरण, क्योंकि आपतित किरण तो हमें स्थिर रखना है। यदि दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है तो अभिलंब और परावर्तित किरण कितने कोण पर घूम जाएगी, कितने कोण पर घूम जाएगी। तो हमने आपको क्या बताया, यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो अभिलंब थीटा कोण पर घूम जाता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री है तो अभिलंब तो 60 डिग्री के कोण पर ही घूम जाएगा, अभिलंब 60 डिग्री घूम जाएगा। लेकिन परावर्तित किरण कितने डिग्री घूमेगी, तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूमती है, तो परावर्तित किरण 2 थीटा क्या है 60,
तो परावर्तित किरण 120 डिग्री घूम जाएगी। ये आपको याद रखना है। अभी तक हम प्लेन में नहीं पढ़ रहे, इस प्लेन में रहती है क्लास और आई थी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, क्योंकि हम पूरा डीपली पढ़ रहे हैं, बड़े तो गहराई से पढ़ रहे हैं। मैं अपने पास आप कुछ नहीं रखूंगा, जो मुझे आता है वो मैं आपको सब बता दूंगा। नॉलेज के लिए पढ़ो, जब आप नॉलेज के लिए पढ़ो आपके नंबर तो अच्छे से आ जाते। 10th के अंतर्गत क्लास 10 के अंतर्गत फिजिक्स 25 नंबर की आती है। मेरी क्लास तो बड़े आराम से देख रहा हूँ, 25 में से आपके 25 आए थे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप हमारी वीडियो तो शुरू से लास्ट तक देते हो सीक्वेंस वाइज, और 10th प्लस एडवांस बातें पढ़ रहे हैं हम, आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं। नंबर तो आप ला ही लो जब आपकी नॉलेज हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करें, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो तो शुरू से लास्ट तक देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।